नमस्कार दोस्तों, संग्रिया के सिद्धि विनायक यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपने बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार और गुर्जर प्रतिहारों में विशेष कन्नौज का त्रिपक्षीय या त्रिकोणीय संघर्ष। कन्नौज का त्रिपक्षीय या त्रिकोणीय संघर्ष। देखिएगा, कन्नौज के लिए जो 3 राजवंशों के अंदर लगभग 2 शताब्दियों तक लड़ाई रहती है, इसकी अपने बात करने जा रहे हैं। अक्सर क्या होता है कि इस लंबे संघर्ष को जब अपने पढ़ते हैं तो ये थोड़ा समझना कठिन हो जाता है। तो मैंने पूर्ण रूप से प्रयास किया है एक चार्ट के माध्यम से कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। मैं ये सोचता हूँ या मानता हूँ कि इस चार्ट को अच्छे से अध्ययन करने के बाद में आपको ये दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहली बात भी ये 3 पक्ष थे कौन से, यानी कि वो 3 राजवंश कौन से थे। तो देखिएगा, पहला तो गुर्जर प्रतिहार है ही, गुर्जर प्रतिहार। दूसरा पाल, पूर्वी भारत से पाल शासक। और तीसरा दक्षिणी भारत से राष्ट्रकूट, दक्षिणी भारत से राष्ट्रकूट। अब देखिएगा क्या रहता है कि कन्नौज जो है ना, कन्नौज भारत के मध्य में पड़ती है लगभग। तो जिसका कन्नौज पर अधिकार है उसका भारत में चारों दिशाओं पर नियंत्रण रह सकता है। तो जैसे ही हर्ष की मृत्यु होती है 647 ईस्वी में, उसके बाद कन्नौज पर अधिकार करने के लिए भारत के सभी राजवंश है वो लालायित हो जाते हैं। तो एक लंबा 2 शताब्दियों का इन तीनों राजवंशों के अंदर एक लंबा संघर्ष चलता है, जिसकी अपने बात करने जा रहे हैं। अब देखिएगा, एक चार्ट बनेगा अपने पास कि गुर्जर प्रतिहार और गुर्जर प्रतिहारों में आपको 3 शासक ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से? वत्सराज, वत्सराज के बाद में नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय के बाद में मिहिर भोज, मिहिर भोज। उसके बाद में अपने पूर्वी भारत में यदि बात करें तो पूर्वी भारत में अपने पास राजवंश है पाल, पाल। और पालों में भी आपको 3 शासक ध्यान में रखने हैं। धर्मपाल, पुण्य धर्मपाल। धर्मपाल का कार्यकाल है वो लंबा रहता है। और तीसरा शासक है, यहाँ पे 2 शासक आएंगे, देवपाल या नारायण पाल। और तीसरा जो दक्षिणी भारत से है वो राष्ट्रकूट हैं, राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूटों में भी आपको 3 शासक ध्यान रखने हैं। ध्रुव गोविंद तृतीय, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण द्वितीय। देखिएगा कि गुर्जर प्रतिहारों में वत्सराज, नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज। पाल शासकों में धर्मपाल, धर्मपाल, देवपाल और नारायणपाल। राष्ट्रकूटों में ध्रुव, गोविंद तृतीय और कृष्ण द्वितीय। इसके बाद में आपने 2 बातें ध्यान में रखनी। पहली बात तो ये कि ये हमेशा ही हारे, पाल शासक कभी नहीं जीते। दूसरी बात, प्रारंभिक जो जीत है, शुरुआती जो जीत है वो राष्ट्रकूटों की होती है
और अंतिम और निर्णायक जो जीत है, अंतिम विजय या जीत, वो गुर्जर प्रतिहारों की या मिहिर भोज की होती है। अब देखो इन सब के मध्य कन्नौज है, यानी कि कन्नौज जो है वो संघर्ष का कारण है, युद्धों का कारण कन्नौज है। तो बहुत सारे युद्ध हुए, उनकी अपने इस डायग्राम पे बात करेंगे। अब देखिएगा, वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार किया और वत्सराज के कन्नौज पर अधिकार करते ही ये संघर्ष है या युद्ध जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, किस राजवंश या किस शासक ने कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की? तो राजवंश गुर्जर प्रतिहार और शासक पूछे तो वत्सराज, शासक पूछे तो वत्सराज। अब देखिएगा, जो कन्नौज है यहाँ गौड़ शासक थे और वो गौड़ शासक क्या होता है, धर्मपाल का मित्र होता है, तो वो धर्मपाल की शरण में चला जाता है। इसके बाद में धर्मपाल एक विशाल सेना के साथ आता है और इधर से वत्सराज चलते हैं और दोनों के मध्य एक भयंकर युद्ध है वो होता है। अब देखिएगा कौन जीता और कौन हारा, तो ये तो हमेशा ही हारे ना, तो किसकी जीत हो जाएगी? वत्सराज की जीत हो जाएगी और धर्मपाल की पराजय हो जाएगी। जैसे ही वत्सराज इस युद्ध को जीतते हैं, उनकी जो सीमाएं हैं वो राष्ट्रकूटों को छूने लग जाती हैं। तो वत्सराज का और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव का युद्ध होता है, युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर राष्ट्रकूट शासक ध्रुव है, उसकी जीत हो जाती है, क्योंकि प्रारंभिक जीत किसकी होती है? राष्ट्रकूटों की। तो देखिए बड़ा आसान बनता जाएगा, पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा और तीसरे के साथ तीसरा। ठीक है, पहला राउंड हो चुका है, वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया और ध्रुव ने वत्सराज को पराजित किया। अब देखिए दोबारा, तो नागभट्ट क्या करते हैं? पुनः अधिकार कर लेते हैं कन्नौज पर। जब नागभट्ट पुनः कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं, तो फिर नागभट्ट का और धर्मपाल का फिर से युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर नागभट्ट द्वितीय है वो जीत जाते हैं, नागभट्ट द्वितीय है वो जीत जाते हैं। इसके बाद में नागभट्ट द्वितीय का और गोविंद तृतीय का युद्ध होता है, गोविंद तृतीय का युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर गोविंद तृतीय है उसकी जीत हो जाती है और नागभट्ट द्वितीय है वो हार जाते हैं, नागभट्ट द्वितीय है वो हार जाते हैं। तो ऐसे ही अपने तीसरी बार में तो अपने ने लिखा है अंतिम या निर्णायक जीत है वो मिहिर भोज की होती है। तो मिहिर भोज क्या करते हैं? पाल शासक देवपाल, नारायण पाल और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को पराजित कर लेते हैं। प्रतिहारों की शक्ति मिहिर भोज के समय अपनी चरम सीमा पर थी। तो देखिएगा क्या ध्यान रखना है, क्रम से वत्सराज, नागभट्ट और मिहिर भोज, धर्मपाल, देवपाल, ध्रुव, गोविंद तृतीय और कृष्ण द्वितीय। अधिकतर प्रश्न इसी प्रकार के आते हैं कि किस राष्ट्रकूट शासक ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया? तो किसने किया? गोविंद ने पराजित किया। नंबर 2 पे है, ये नंबर 2 पे है। तो इस प्रकार से ये डायग्राम को ध्यान में रखोगे तो बिल्कुल ध्यान रहेगा। चलिए इस डायग्राम को अपने ने देख लिया, अब अपने इन तीनों शासकों को 1 बाय 1 देख लेते हैं ताकि और भी आसान हो जाए। तो देखिए 1 बाय 1 में अपने सबसे पहले बात करेंगे वत्सराज की, सबसे पहले अपने बात करेंगे वत्सराज की, क्योंकि वत्सराज जो होता है वही इस लड़ाई को या इन युद्धों की श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला व्यक्ति होता है।
तो वत्सराज, वत्सराज कुछ कुछ बातें इसके अलावा भी करेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष के अलावा। तो उन्हीं बातों के अंतर्गत वत्सराज की उपाधि, वत्सराज की जो उपाधि है वो रणहस्तीन है, रणहस्तीन। और रणहस्तीन जो शब्द है इसका अर्थ होता है युद्ध का हाथी, युद्ध का हाथी, यानी कि बहुत ही जबरदस्त योद्धा आप कह सकते हो। अब देखिए वत्सराज क्या करता है, कन्नौज पर अधिकार किया, और जैसे ही ये कन्नौज पर अधिकार करता है वैसे ही क्या हो जाता है, त्रिपक्षीय या त्रिकोणीय संघर्ष शुरू हो जाता है। त्रिपक्षीय या त्रिकोणीय संघर्ष है वो शुरू हो जाता है। तो तीन पक्ष कौन कौन से रहते हैं, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट एक और बहुत ही प्यारा प्रश्न बनता है यहाँ पे कि कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ उसमें कौन सा राजवंश सम्मिलित नहीं था, और ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में 2-3 बार आ चुका है। तो ध्यान रखना है गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट ये थे, और चौथा जो ऑप्शन होगा वो नहीं थे। और किस राजा ने इस संघर्ष की शुरुआत की, वत्सराज ने, किस राजवंश ने की, तो गुर्जर प्रतिहार। अब देखिएगा वत्सराज चार्ट को आपने ध्यान रखना है। पाल शासक कौन था, धर्मपाल, धर्मपाल। और राष्ट्रकूट शासक तो पहला ही पहला अपने ने उस क्रम में लगाया था तो ध्रुव, कन्नौज इनके मध्य। तो कन्नौज पर अधिकार करते ही त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। वत्सराज कन्नौज पर अधिकार कर लेता है, धर्मपाल विशाल सेना के साथ आता है, वत्सराज के साथ उसका युद्ध है वो होता है। इस युद्ध में वत्सराज है उसकी जीत होती है, और धर्मपाल अपने बात कर चुके हैं, पाल शासक कभी नहीं जीते। दूसरा जो युद्ध है वो वत्सराज और ध्रुव के मध्य होता है। अब अपने बात कर चुके हैं प्रारंभिक जीत राष्ट्रकूटों की होती है, तो कौन जीत गया, ध्रुव है वो जीत गया। उसी चार्ट पे काम करेंगे, तीनों शासकों में अपने उसी चार्ट के ऊपर काम करेंगे, उससे हटके नहीं करेंगे, और देखिए बिल्कुल याद होता जाएगा। अब देखिएगा इस त्रिपक्षीय संघर्ष के अलावा वत्सराज के समय और क्या हुआ। तो वत्सराज ने ओसिया जोधपुर में कुछ निर्माण कार्य करवाए। ओसिया और कहां पे है, जोधपुर में निर्माण कार्य करवाए। क्या करवाए, निर्माण कार्य करवाए। अब देखिए ओसिया जोधपुर में वो कई निर्माण कार्य करवाते हैं, लेकिन दो जो उनके निर्माण कार्य हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला देख लेते हैं, सचिया माता मंदिर का निर्माण। सचिया माता मंदिर का निर्माण क्या विशेषता है, विशेषता ये है इसकी महामारू शैली में है, महामारू शैली में। ये मंदिर महामारू शैली में बना हुआ है, और राजस्थान के अधिकतर मंदिर नागर शैली की उपशैली पंचायतन में बने हुए। तो ये महामारू शैली का प्रसिद्ध मंदिर है। अब देखिएगा दूसरा जो निर्माण कार्य था वो भी इंपॉर्टेंट है, महावीर स्वामी मंदिर। महावीर स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। महावीर स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया।
ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी भारत का सबसे प्राचीन जैन मंदिर है, सबसे प्राचीन जैन मंदिर है महावीर स्वामी मंदिर, जो वत्सराज ने बनवाया, वो पश्चिमी भारत का सबसे प्राचीन जैन मंदिर है। तो इसी कड़ी के अंदर अपने पास जो दूसरे शासक हैं वो हैं नागभट्ट द्वितीय, वो हैं नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय की उपाधि कर्ण की, कहाँ पे? ग्वालियर अभिलेख में, ग्वालियर अभिलेख में। ग्वालियर अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने अन्य किसी वीडियो में बात करेंगे। तो प्रश्न भी आ चुका है, किसे ग्वालियर अभिलेख में कर्ण कहा गया है? नागभट्ट द्वितीय को ग्वालियर अभिलेख में कर्ण कहा गया। अब देखिएगा, जो कन्नौज के लिए अपने त्रिपक्षीय संघर्ष की बात कर रहे थे, क्योंकि अपना मुख्य टॉपिक यही है, तो इसमें आप देखिएगा नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय के समकालीन पाल शासक कौन? धर्मपाल। 2 बार आता है धर्मपाल, चार्ट को दिमाग में रखिए, 2 बार आता है, चार्ट को दिमाग में रखिए थोड़ा सा। और राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट शासक कौन? नंबर 2 पे गोविंद। गोविंद। वत्सराज के समय कौन था? ध्रुव। और नागभट्ट सेकंड के समय कौन है? गोविंद। ठीक है जी। अब नागभट्ट द्वितीय पुनः कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं और कन्नौज पर एक प्रकार से गुज्जर प्रतिहारों का स्थायी अधिकार हो जाता है। तो नागभट्ट द्वितीय को कहा जाता है गुज्जर प्रतिहारों की कन्नौज शाखा का संस्थापक। गुज्जर प्रतिहारों की कन्नौज शाखा का संस्थापक कौन? नागभट्ट द्वितीय। तो जैसे ही नागभट्टियां अधिकार करते हैं, गौड़ शासक धर्मपाल की पास जाता है, धर्मपाल पुनः सेना लेकर आता है और दोनों के मध्य एक भयंकर युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंतर्गत कौन जीत गया? नागभट्ट द्वितीय। क्यों? क्योंकि पाल शासक कभी नहीं जीते। अब देखिएगा, इस जीत के साथ ही जो नागभट्ट द्वितीय है वो एक उपाधि धारण करते हैं, उपाधि धारण करते हैं। कौन सी उपाधि धारण करते हैं? परम बटारक महाराजा धीराज। परम बटारक महाराजा धीराज की उपाधि है वो धारण करते हैं। तो कर्ण और परम बटारक महाराजा धीराज की उपाधि है वो नागभट्ट द्वितीय की। इसके बाद में दोस्तों नागभट्ट द्वितीय जो होते हैं वो गंगा के अंदर जल समाधि लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। इसके बाद में गुज्जर प्रतिहार शासकों में सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक आते हैं वो आते हैं मिहिर भोज। मिहिर भोज के समय प्रतिहारों की शक्ति अपने चरम पे थी, यानी कि सबसे शक्तिशाली शासक, न केवल गुज्जर प्रतिहारों का अपितु भारत के महान शासकों में उनकी गणना होती है। तो मिहिर भोज, मिहिर भोज, और जो ये शब्द है ना मिहिर भोज, इस शब्द का अर्थ सूर्य का प्रतीक। इसका अर्थ क्या है? सूर्य का प्रतीक, सूर्य का प्रतीक। अब देखिए अपने मिहिर भोज की उपाधियों की बात कर लेते हैं। उपाधियां, तो पहली बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाधि आदि
वराह कहाँ पर? ग्वालियर अभिलेख में। ग्वालियर अभिलेख में, ये पहले बता चुका हूँ, ग्वालियर अभिलेख है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी उपाधि प्रभास पाटन। प्रभास पाटन कहाँ? दौलतपुरा अभिलेख में। दौलतपुरा अभिलेख के अंतर्गत। तीसरी उपाधि मद आदि वराह कहाँ पर? इसके सिक्कों पर। इसके सिक्कों पर। अब देखिएगा त्रिपक्षीय संघर्ष की बात, तो अपने ने पीछे ये देखा नागभट्ट द्वितीय के समय कन्नौज पर गुज्जर प्रतिहारों का स्थायी रूप से अधिकार हो जाता है। तो कन्नौज जो है वहाँ पे मिहिर भोज है। अब मिहिर भोज। और पाल शासकों की यदि मैं बात करूं तो अपने पास तीसरी बार में यानी कि मिहिर भोज के समय 2 पाल शासक थे। कौन कौन? देवपाल और दूसरा था नारायण पाल। नारायण पाल। इन दोनों के अलावा राष्ट्रकूट शासकों की बात, राष्ट्रकूट शासक की मैं बात करूं तो राष्ट्रकूट में कौन था? कृष्ण द्वितीय। कृष्ण द्वितीय। तो मिहिर भोज जो होते हैं वो दोनों पाल शासकों देवपाल और नारायण पाल और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय तीनों पर जीत प्राप्त कर लेते हैं। और वो इन तीनों पर ही जीत प्राप्त नहीं करते हैं, इसके अलावा वो राजपुताना यानी कि राजस्थान और बुंदेलखंड क्षेत्र के अधिकतर शासकों को पराजित कर देते हैं। अधिकतर शासकों को पराजित कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा मिहिर भोज में और इंपॉर्टेंट क्या है? तो मिहिर भोज के समय अरब यात्री सुलेमान भारत की यात्रा पर आया था। अरब यात्री सुलेमान भारत की यात्रा पर आया। भारत की यात्रा पर आया। अब देखिएगा सुलेमान जो है उसका ग्रंथ सलस लालू तवारीख। कौन सा ग्रंथ है? सलस लालू तवारीख। और सलस लालू तवारीख के अंदर सुलेमान क्या क्या वर्णन करता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो वर्णन क्या करता है ये? पहली बात वो क्या कहता है? मिहिर भोज को अरबों का अमित्र व इस्लाम का शत्रु कहा। मिहिर भोज को वो अरबों का अमित्र और इस्लाम का शत्रु कहता है। दूसरी बात वो क्या कहता है? हिंदुस्तान को काफिरों का देश कहा। हिंदुस्तान को काफिरों का देश कहा। काफिर दूसरे धर्म वाले। और तीसरी बात वो क्या कहता है? मिहिर भोज को कन्नौज का महाराजाधिराज, कन्नौज का महाराजाधिराज परमेश्वर कहा। मिहिर भोज को कन्नौज का महाराजाधिराज परमेश्वर कहा। तो मिहिर भोज के समय शक्ति अपने चरम पे होती है। देखिए दोस्तों, 3 नाम उस क्रम में उस चार्ट को अच्छे से फॉलो कर लेना है। वहाँ से
लिख लेना है, उसको 2 बार पढ़ लेना है, बिल्कुल याद हो जाएगा। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो मिहिर भोज जो है वो पितृहंता शासक था। पितृहंता शासक था, अपने पिता रामचंद्र की हत्या करके वो शासक बना था। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न रहता है कि जिस प्रकार से गुज्जर प्रतिहारों में पितृहंता शासक मिहिर भोज, चौहानों में बात करते हैं जगदेव, मेवाड़ के गुहिल राजवंश में बात करते हैं तो उदा या उदयकरण, राठौड़ों में बात करते हैं तो मालदेव राठौड़। चलिए उनकी बात कभी बाद में करेंगे। तो इस चार्ट को अच्छे से आपने फॉलो कर लेना है। इसके अलावा गुज्जर प्रतिहार राजवंश के अंदर महेंद्रपाल और महीपाल बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक थे, उनकी उपाधियां वगैरह, उन सब की बात अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।